हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट, आज का हमारा विषय प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति में भी हम आज बात करेंगे अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 के साथ साथ अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 58 जो कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, और अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, और अनुच्छेद 61 जो कि महाभियोग से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम आज की इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 61 तक, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, क्योंकि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का जिक्र है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ अपनाया गया है, जिसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार से हमारे यहाँ सेंटर लेवल पर, केंद्र लेवल पर नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन केंद्रीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वह प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। इसी के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लगातार 2 कार्यावधि तक राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम कहें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल राष्ट्रपति के पद पर रहा है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 52 है। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का जो राष्ट्रपति है वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है और वास्तविक जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 52 के बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 पर, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उनका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 58 में
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं इस प्रकार से हैं। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, और जो व्यक्ति सर्वोच्च पद धारण कर रहा हो वह भारत का होना अनिवार्य है, जरूरी है। इसीलिए अनुच्छेद 58 में पहली योग्यता ये रखी गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। इसके अलावा व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक होने के साथ साथ उम्मीदवार की जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, अनुच्छेद 58 में यह योग्यता भी है राष्ट्रपति पद के लिए कि वह उम्मीदवार लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। अनुच्छेद 58 में ये लिखा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, ये नहीं लिखा कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उम्मीदवार जो है, व्यक्ति जो है, वो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, न कि लोकसभा का सदस्य हो। इसके अलावा वह उम्मीदवार किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए यह योग्यता भी है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद के द्वारा कुछ पदों को लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना गया है। हालांकि लाभ का जो पद है, प्रॉफिट ऑफ जो पोस्ट है, उसका जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। संसद कानून बनाकर कुछ पदों को लाभ के पद के अंतर्गत क्या है, छूट उन्होंने दी हुई है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री है या सेंट्रल सरकार का मंत्री है, ये जो पद है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है बगैर त्यागपत्र दिए हुए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 58 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और अनुच्छेद 58 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्री, जो कि केंद्र सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योग्यता अनुच्छेद 58 में लिखी हुई है राष्ट्रपति पद के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वह है कि वह व्यक्ति, वह उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के साथ अनुमोदित होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक से हमारा अभिप्राय है कि संसद में से, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हैं और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हैं। तो संसद के जो सदस्य हैं उनमें से 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम जो प्रस्तावित कर रहे हैं, ऐसे 50 व्यक्ति प्रस्तावित होने चाहिए, और इसके अलावा इन 50 प्रस्तावक के अलावा 50 जो व्यक्ति है वो अनुमोदक के रूप में भी होने चाहिए। यानी कि टोटल कितने सदस्य होने चाहिए? 100 सदस्य होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो
राष्ट्रपति बनने से पहले ही संसद में से उसके पास 100 सदस्य पहले से ही उसके होने चाहिए, जो कि 50 सदस्य जो है वो प्रस्तावक के रूप में उसकी प्रस्तावक करेंगे और 50 जो सदस्य है वो अनुमोदक करेंगे कि हाँ भी इस व्यक्ति को क्या है राष्ट्रपति बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुल जो सदस्य संख्या है वो 100 है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि बाकी की जो योग्यताएं हैं जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, वो तो हर किसी के पास है। लेकिन जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वाली जो कंडीशन है वो हर व्यक्ति के पास नहीं है, उससे गुजरना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास पहले से ही 100 कैंडिडेट उसके पक्ष में होने चाहिए और जिनमें से 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए ये योग्यता भी है कि व्यक्ति जो है वो उसकी जमानत राशि है वो 15,000 रुपये रखी गई है और व्यक्ति कुल वैध वोटों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। और ये जो जमानत राशि है वो RBI में जमा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। योग्यता के बाद हम बात करते हैं निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। चुनाव जो है वो 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, इनडायरेक्ट होता है। जनता उसमें डायरेक्ट वोट नहीं डालती। इसके अलावा अनुच्छेद 54 में निर्वाचन से संबंधित ये उल्लेख भी किया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा होगा। और अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के कौन से सदस्य? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होते हैं, वर्तमान में 545 है। 545 में से जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जाति के मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, बल्कि जो 543 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, चुनकर आएंगे, वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में अधिकतम जो 250 सदस्य, वर्तमान में 245 और 12 जो सदस्य है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, बल्कि जो 233 सदस्य है वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो कि निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य की विधानसभा में एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन जाति का है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वह सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 54 में है और अनुच्छेद 54 में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा और निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसके अलावा
दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचन के बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वह है अनुच्छेद 55 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। अनुच्छेद 55 में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये दो अलग अलग प्रणाली है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हमारा अभिप्राय है कि सांसद का जो वोट वैल्यू और जो विधायकों की जो वोट वैल्यू है वो क्या है, इक्वल रखी जाएगी, बराबर रखी जाएगी। क्योंकि जो सांसद है उनकी संख्या तो कम है और विधायकों की जो संख्या है वो क्या है, अधिक है। और अगर इस प्रकार से अलग अलग वोट वैल्यू होगी तो विधायकों का जो वोट वैल्यू है वो क्या है, बहुत अधिक होगी। किसकी तुलना में, सांसदों की तुलना में। इसीलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। यानी सांसदों का जो वोट वैल्यू और विधायकों का जो वोट वैल्यू है वो बराबर रखा जाता है। जितने वोट सांसदों के मान्य होते हैं उतने ही विधायकों के वोट मान्य होते हैं। हालांकि विधायकों की जो संख्या है सांसदों से अधिक है, लेकिन फिर भी उनके जो वोट वैल्यू है वो क्या है, बराबर रखा गया है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। इसके अलावा एक जो विधायक का जो मत मूल्य है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भाग देना है और उसके अलावा उसके गुणा में 1000 के द्वारा हम क्या है, उस एक विधायक का जो मत मूल्य है वो निकाल लेंगे। और इसी के द्वारा एक सांसद का मत मूल्य भी निकाला जाएगा। एक सांसद का मत मूल्य निकालने का तरीका सभी राज्य के विधायकों का कुल मत मूल्य और उसके भाग देना है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। तो इस प्रकार से एक सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो चुनाव का जो एक तरीका जो कि अनुच्छेद 55 में एकल संक्रमणीय मत पद्धति बताया है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। इससे हमारा अभिप्राय है कि जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार को कम से कम 50% + 1 वोट होने चाहिए, तभी उम्मीदवार क्या है, राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के पास कुल वोट का 50% + 1 वोट होना चाहिए, तभी व्यक्ति क्या है, जीत पाएगा, राष्ट्रपति बन पाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जैसे कि सरपंच का चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वही विजेता होता है, अगरता ही विजेता होता है। ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति जीतता है जो एक निश्चित कोटा प्राप्त करता है। और निश्चित कोटा क्या है कि उम्मीदवार को कम से कम 50% वोट + 1 वोट होना चाहिए। और जो व्यक्ति वोट डालता है वो अपना वोट वरीयता क्रम में देता है। वरीयता क्रम से हमारा अभिप्राय है जैसे कि 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, तो एक व्यक्ति जो वोट डालने जाएगा वो अपना वोट जो है वो वरीयता क्रम में देगा। जैसे कि वो सबसे पहले अगर सी व्यक्ति को वोट डालना चाहता है, सी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहता है तो प्रेफरेंस दे देगा 1। और अगर सी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता तो वह दूसरे नंबर पर किसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है तो वह अपने इस प्रकार से क्या है, प्रेफरेंस दे देता है, वरीयता दे देता है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनता है जो एक निश्चित कोटा प्राप्त करता है। और निश्चित कोटा से हमारा अभिप्राय है कि उम्मीदवार को कम से कम 50% वोट + 1 वोट होना चाहिए, तभी व्यक्ति क्या है, जीतता है।
तो अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से संबंधित है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 पे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर रहता है। 5 साल राष्ट्रपति शपथ लेने वाले दिन से उसके जो 5 साल है वो स्टार्ट होते हैं। 5 साल से भी ज़्यादा राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है अगर जब तक कि नया जो राष्ट्रपति चुनकर आता है, नया जो उत्तराधिकारी वो अपने पद को धारण नहीं करता, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। तो अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख करता है, स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और 5 वर्ष जो है वो शपथ लेने वाले दिन से उनके जो 5 साल है वो स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा उत्तराधिकारी न होने पर पद समाप्ति के बाद भी पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति का पद अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं तब भी वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नया व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर लेता। तो उत्तराधिकारी न होने पर पद समाप्ति के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले यानी कि 5 साल से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को 5 साल से पहले महाभियोग चलाकर भी उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को जो हटाने का जो तरीका है महाभियोग के द्वारा, इससे संबंधित अनुच्छेद 56 है। तो अनुच्छेद 56 जो कि कार्यकाल से संबंधित है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसके अलावा अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि नया व्यक्ति पद धारण नहीं कर लेता। इसके अलावा अनुच्छेद 56 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है 5 साल से पहले भी, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। इसके अलावा अनुच्छेद 56 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि महाभियोग चलाकर भी राष्ट्रपति को 5 साल से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में ये लिखा है कि एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है और अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो लगातार 2 कार्यावधि तक अपने पद पर रहे हैं, राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल है, 12 वर्ष का कार्यकाल है। तो व्यक्ति अनुच्छेद 57 के अनुसार कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि अमेरिका में व्यक्ति केवल 2 ही बार क्या है राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 57 के अनुसार एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 पे। अनुच्छेद जो 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 60 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद 60 है। इसके अलावा राष्ट्रपति को शपथ जो है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और अगर वह अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, सीनियर मोस्ट जो जज हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है और राष्ट्रपति को शपथ
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा व कल्याण की शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 के बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 पे। अनुच्छेद जो 61 है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद अभी हमने 56 पढ़ा। आर्टिकल 56 में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, बल्कि अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति को किस प्रकार से महाभियोग से भी हटाया जा सकता है इससे संबंधित है। तो दोनों ही आर्टिकल जो है वो अलग अलग है। अनुच्छेद 61 में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ही महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कब चलाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो आर्टिकल 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ही महाभियोग चलाया जा सकता है और किसी भी कारण राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ही महाभियोग उनके खिलाफ चलाया जा सकता है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र करता है। तो आर्टिकल 61 ये कहता है कि जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा व लोकसभा। तो आर्टिकल 61 के तहत जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वह सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी कि वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है, सबसे पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? जैसे कि महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा रहा है और शुरुआत की है लोकसभा ने महाभियोग की शुरुआत की है। तो महाभियोग की शुरुआत लोकसभा के द्वारा की गई है। तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य महाभियोग के प्रस्ताव पर क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। लोकसभा ने शुरुआत की है, लोकसभा के 1/4 सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। और चर्चा करने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। इन 14 दिन के दौरान राष्ट्रपति अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है संसद में या खुद अपने खिलाफ गवाही दे सकता है। इसके बाद अगर लोकसभा जो 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देती है, 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा अगर उस प्रस्ताव को पास कर देती है तो प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा के पास। और राज्यसभा जांच पड़ताल करने के बाद, उस प्रस्ताव पर जांच पड़ताल करने के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये है हमारी महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 61 है और राष्ट्रपति को केवल एक ही तरीके से हटाया जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग जो है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। जो भी सदन इसकी शुरुआत करता है उसके 1/4 सदस्य
हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव लेके आएंगे और उस पर चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति खुद या अपने किसी प्रतिनिधि को संसद में भेजकर अपने खिलाफ गवाही दे सकता है। इसके बाद अगर वह सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन के पास जाएगा और दूसरा सदन अगर जांच पड़ताल के बाद 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद उसी दिन से क्या है, खाली माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अब तक महाभियोग नहीं लाया गया है। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अभी हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? अभी हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही आंसर है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित केवल 2 ही भाग लेते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? अभी हमने राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन पढ़ी कि राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी हमने पढ़ा है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये गलत है। वहाँ पर लिखा था हमने कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए और सी, डी आंसर है इसका, ए और सी। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें। इसके अलावा उम्मीदवार का जो नाम है वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके पास होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, गलत है, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवाधीश शामिल होते हैं, ये सही है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 61 अभी हमने पढ़ा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है, ये भी सही है। तो प्रश्न हमारा था निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ए इसका आंसर है, पहला ही कथन इसका क्या गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अभी हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका उसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, आर्टिकल 61 में है, तो ये सुमेलित नहीं है, यही हमारा क्या है, आंसर है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति है, और राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित आर्टिकल 1, 2, 3 है। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, सही है। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। त्याग पत्र देने पर, यह भी सही है। राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दें तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, ये सही नहीं है, ये गलत है।
केवल ए और बी ये सही है, तो डी आंसर सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति का पद कब खाली हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 57 अभी हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 57 में लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। अधिकतम भारतीय संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन है यहाँ सिर्फ एक बार गलत है, 2 बार ये भी गलत है, 3 बार कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये क्या है सही है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के तहत तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत के प्रधानमंत्री को, गलत है, भारत के उपराष्ट्रपति को। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, तो ये आंसर भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष को, ये भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ये भी गलत है। भारत का मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, गलत है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ये भी गलत है। लोकसभा के द्वारा, ये भी गलत है। संसद के द्वारा, ये सही है। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। और संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, जिस भी सदन में, किसी भी सदन में महाभियोग जो है वो लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 54 में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, अनुच्छेद 61 में है। आंसर बी सही है इसका। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इस बात का वर्णन आर्टिकल 56 में है। और आर्टिकल 61 में महाभियोग की क्या है, प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मनोनयन द्वारा, ये गलत है। प्रत्यक्ष रूप से, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते। लोकसभा भाग लेती है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद भाग नहीं लेती। कौन भाग नहीं लेता, आंसर हो जाएगा डी, विधान परिषद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो सही आंसर हमारा बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 कार्यावधि तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल 12 वर्ष इनका राष्ट्रपति के पद पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बात हमने पढ़ी है वो समाप्त होती है।